दोस्तों सोचिए एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जो इंडियन रेलवे, मेट्रो रेल, डिफेंस, एरोस्पेस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसे इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स के लिए मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती है। और इस आईपीओ में ग्रे मार्केट में एक धमाकेदार प्रीमियम देखने को मिल रही है। जी हाँ, एक धमाकेदार प्रीमियम। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ ग्रे मार्केट का एक्साइटमेंट है या फिर कंपनी का फंडामेंटल वाकई इतना स्ट्रांग है कि मार्केट इस आईपीओ को इतना बड़ा प्रीमियम देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लिस्टिंग के दिन भी इतना ही धमाकेदार रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर इतना हाई जीएमपी देखकर इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना सही रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज के इस वीडियो में हम मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का कंप्लीट अनबायस्ड और डेटा ड्रिवन एनालिसिस करेंगे, जहां हम जानेंगे कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, किस किस इंडस्ट्री के ये सर्व करती है, फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस कितना अट्रैक्टिव है, पीयर कंपैरिजन में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, और सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, और फाइनल रेटिंग भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुआ तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो सकता है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी आईपीओ से जुड़ी सही और अनबायस्ड जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी को समझकर। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसकी शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी। कंपनी एक प्रीशियस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये हाई प्रीशियस कंपोनेंट और असेंबली मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के प्रोडक्ट मेनली यूज होते हैं इंडियन रेलवे, मेट्रो रेल, एरोस्पेस, डिफेंस, ड्रोन इंडस्ट्री के साथ साथ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। यानी कंपनी किसी एक ऑर्डिनरी फैब्रिकेशन बिजनेस में नहीं है, ये उन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है जहां पर माइक्रो लेवल प्रिसीजन और जीरो एरर मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से एंट्री बैरियर भी काफी हाई है। कंपनी क्या बनाती है वो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। तो कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये काफी डाइवर्सिफाइड नजर आता है, जिसमें रेलवे कोच कंपोनेंट, ब्रेकिंग सिस्टम, डोर मैकेनिज्म कंपोनेंट के साथ साथ मेट्रो ट्रेन कपलर्स, एरोस्पेस कंपोनेंट, ड्रोन पार्ट, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कंपोनेंट, ये सब प्रोडक्ट मिशन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी मेनली दो मॉडल्स पर काम करती है, जहां पर बिल्ड टू प्रिंट नंबर 1 पर आता है, यानी बीटीपी। इस मॉडल में कस्टमर ड्राइंग प्रोवाइड करता है, कंपनी एग्जैक्टली उन ड्राइंग के अकॉर्डिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ डिजाइन कस्टमर का होता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। नंबर 2 पर आता है बिल्ड टू स्पेस यानी बीटीएस। ये कंपैरेटिवली हायर वैल्यू मॉडल है। कस्टमर सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन डेवलप करती है, यानी कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटी भी यूज होती है। जनरली बीटीएस प्रोजेक्ट में मार्जिन बेटर होते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की। अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो सबसे पहले कस्टमर वाइज रेवेन्यू की अगर बात करें, जहां कंपनी के फर्स्ट कस्टमर से 19.79% का रेवेन्यू आता है, तो टॉप 5 कस्टमर से 69.93% का रेवेन्यू आता है। जबकि कंपनी के टॉप 10 कस्टमर पर कंपनी की रेवेन्यू का मेजर पोर्शन मतलब करीब 90.86% रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो एरोस्पेस से 1.58% रेवेन्यू, तो डिफेंस से 48.90%, तो वहीं रेलवे से 37.81%, जबकि सेमीकंडक्टर से 11.71% का रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल रेवेन्यू, जहां हरियाणा से 1.28% का रेवेन्यू आता है, तो मेजर रेवेन्यू कोलकाता, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से आता है। और कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 62.75% रेवेन्यू के लिए डोमेस्टिक सेल पर डिपेंड करती है, जबकि 37.25% रेवेन्यू इसकी ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करती है, जिसमें मेजर पोर्शन आता है इजराइल से, इटली से और यूएसए पर। अब बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, जहां पर 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास बेंगलुरु में 4 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। फैसिलिटीज में अवेलेबल है 3 एक्सिस सीएनसी मशीन, 4 एक्सिस सीएनसी मशीन, 5 एक्सिस सीएनसी मशीन, सीएनसी टर्निंग सेंटर्स, टर्न मिल मशीन्स, वायर ईडीएम के साथ साथ फाइबर लेजर कटिंग और सीएनसी प्रेस, ब्रेक्स, वेल्डिंग सिस्टम, असेंबली एरिया, इंस्पेक्शन फैसिलिटी। अगर अब बात करें एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की तो 30 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 161 परमानेंट एम्प्लॉय अवेलेबल है। ये एम्प्लॉयज काम करते हैं प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, डिजाइन में,
HR में, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डेट। 14 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। टेंटेटिवली 21 जुलाई के दिन लिस्टिंग हो सकती है। 315 से 331 रुपीज़ का प्राइस बैंड, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 160.34 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है बीएससी का एसएमई आईपीओ, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट में 400 शेयर्स के लिए 2,64,800 रुपीज़ के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, जहां पर हम असेट क्लास से अगर शुरुआत करें तो कंपनी के असेट फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 10.54 करोड़ थी, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 26 तक 198.37 करोड़ हो गई। इसका मतलब कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और बिजनेस को एग्रेसिवली एक्सपांड किया है। रेवेन्यू मॉडल की अगर हम बात करें तो FY24 में कंपनी की इनकम 9.40 करोड़ थी, FY25 में बढ़कर 22.42 करोड़ हुई और FY26 में सीधा 153.40 करोड़ तक पहुंच गई। ये लगभग 16 गुना की ग्रोथ है, जो काफी इंप्रेसिव मानी जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट FY24 में 1.95 करोड़ था, जो FY26 में सीधा 37.06 करोड़ हो गया। प्रॉफिट में लगभग 19 गुना के जंप देखने को मिला। ये बताता है कि कंपनी सिर्फ सेल्स ही नहीं कर रही, बल्कि अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इबिटा की बात करें तो इबिटा में 2.78 करोड़ से बढ़कर 56.30 करोड़ हो गया है। इसका मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस काफी स्ट्रांग है। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ 2.33 करोड़ से बढ़कर 82.67 करोड़ हो गई है। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को काफी इंप्रूव करता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो रिजर्व्स भी 2.28 करोड़ से बढ़कर 69.90 करोड़ हो गया है, यानी कंपनी ने प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं बोरोइंग की। बोरोइंग जरूर बड़ी है, जो 4.57 करोड़ से बढ़ के 17.02 करोड़ हुई है, लेकिन जिस स्पीड से रेवेन्यू, असेट और नेटवर्थ बढ़ी है, उस हिसाब से डेब्ट अभी भी मैनेजेबल नजर आती है। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी ने पिछले 3 सालों में एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, इबिटा और नेटवर्थ सभी में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंपनी फ्यूचर में भी इसी तरह ग्रोथ मेंटेन करती है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये एक इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग कंपनी बन सकती है, लेकिन इतनी फास्ट ग्रोथ को सस्टेन करना कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब बात करते हैं कंपनी के KPI की। दोस्तों, अगर कंपनी के KPI परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी KPI पर नजर डालें तो ओवरऑल नंबर काफी इंप्रेसिव नजर आते हैं। इनको हम एक एक करके समझते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है मार्केट कैप। आईपीओ के बाद कंपनी का एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन 583.05 करोड़ तक हो जाएगा, यानी ये एसएमई सेगमेंट में मिड साइज इंजीनियरिंग कंपनी होगी। वहीं अगर हम ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 69.94% हो जाएगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों का काफी एफिशिएंट तरीके से यूज कर रही है और अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। ROCE की बात करें तो ROCE 56.44% है, ये भी काफी हेल्दी है। इसका मतलब कंपनी अपना टोटल कैपिटल का एफिशिएंटली यूज कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, जो 0.21 का है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.21 का है। ये लो डेब्ट को इंडिकेट करता है, मतलब कंपनी का एक्सपांशन एक्सेसिव बोरोइंग के भरोसे नहीं चल रहा है। ये बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44.83% का है। ये भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न है। इसका मतलब कंपनी अपनी नेटवर्थ से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब अगर हम पेट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 25% के आसपास है। इंजीनियरिंग और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ये काफी हेल्दी मार्जिन माना जाएगा। हर 100 रुपए की सेल्स पर कंपनी लगभग 25 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है। इबिटा मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो इबिटा मार्जिन 36.71% है। ये ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, मतलब बिजनेस का कोर ऑपरेशन काफी प्रॉफिटेबल है। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 5.11 का है, यानी आईपीओ प्राइस कंपनी की बुक वैल्यू के लगभग 5 गुना पर आ रही है। इस वैल्यूएशन को हमने इसके
पीयर कंपैरिजन के साथ कंपेयर करके देखना होगा। अब एक बार हम कंपनी का ईपीएस देखते हैं, जहां पर प्री आईपीओ 29.02 का होगा, जो पोस्ट आईपीओ 21.04 होगा। आईपीओ के बाद नए शेयर इशू होने वाले हैं, जिसकी वजह से आईपीओ ईपीएस में डायल्यूशन देखने को मिलेगा। ये फ्रेश इश्यूज के लिए हमेशा नॉर्मल है। पी रेशो की अगर मैं बात करूं तो 11.40 का प्री आईपीओ जो पोस्ट आईपीओ 15.73 हो जाएगा। पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन 15.73 हो जाएगा, जो इस तरह की कंपनी के लिए काफी नॉर्मल। अब जल्दी से इस कंपनी को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो मेलवर्क्स टेक्नोलॉजी वैल्यूएशंस के मामले में काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। कंपनी का पी सिर्फ 11.40 है, जबकि लिस्टेड पीयर्स 87 से 96 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही पीयर्स के काफी बेहतर है, जबकि पीबी वैल्यू रेशो भी सबसे कम है। ओवरऑल वैल्यूएशंस के प्रोस्पेक्टिव से मेलवर्क्स टेक्नोलॉजी आईपीओ रीजनेबल प्राइस पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ इन हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 11 से 12 के पी वैल्यूएशन पर आए एसएमई इंजीनियरिंग आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को अच्छे लिस्टिंग गेन दिए, साथ ही साथ पोस्ट लिस्टिंग भी वेल्थ क्रिएशन करके दी। वहीं पावरी का जैसे हायर वैल्यूएशन वाले आईपीओ की लिस्टिंग भले ही वीक रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। इसलिए मेलवर्क टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ लिस्टिंग गेन ही नहीं, बल्कि बिजनेस एग्जीक्यूशन और फ्यूचर ग्रोथ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर कंपनी अपनी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करती है तो ये एक लॉन्ग टर्म में बड़ा जेम बन सकता है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो 61.03 करोड़ का उपयोग प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने में होने वाला है, यानी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए उपयोग किया जाएगा। 81.50 करोड़ कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड यूज होगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और ग्रे मार्केट में फिलहाल 119.33% यानी 120% के आसपास की एक दमदार डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का कंप्लीट आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जहां पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। इस कंपनी के फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव नजर आते हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आई है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में 120% के आसपास की एक जोरदार डिमांड देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। अगर मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ इन सेम कैटेगरी, जिनमें लिस्टिंग के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन होते हुए भी दिखी है। ओवरऑल ये आईपीओ जो लोग डिफेंस, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर बिजनेस में इंटरेस्टेड रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। ऐसे में इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे किसी भी डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद लीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में टाइप करके बताइएगा अप्लाई या फिर अवॉइड कि आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।